नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम 14 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसी लहर चली जिसे उसके सभी प्रतिद्वंदी परेशान हैं। गाहे बगाहे वो बोल इस लहर में दो चार गोते मार ही लेते हैं। इसके पीछे क्या राज है? आखिर क्यों ये लहर तूफान का रूप लेती जा रही है और इसमें किस किस को क्या क्या परेशानी हो सकती है, आज के इस अंक में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज वर्मा जी, आपका स्वागत है। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी, सोनिया गांधी के भाषणों में मोदी, केजरीवाल के सवालों में मोदी, नीतीश कुमार के तीर के निशाने पर मोदी, लालू की लैंटेन मोदी को ही खोज रही है, वामपंथी हस्तियां मोदी के खिलाफ ही लहरा रही हैं, मुलायम सिंह की साइकिल मोदी से आगे निकलने की होड़ में है, मायावती का हाथी चुनावी मैदान में कमल को कुचलने को बेताब है। मतलब नेता अनेक लेकिन निशाना एक, और वो निशाना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोली की गोलियां भी ताबड़तोड़ दागी जा रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है। केसरिया खेमा भी इस गोली दागने में किसी से पीछे नहीं है। चौदह का चक्रव्यूह दिलचस्प मोड़ पर है। झंडे, नारे, पोस्टर, बैनर, फिल्मी और इल्मी सितारे हर कहीं जगमगा रहे हैं। चुनावी समर रंगीन है। इसमें स्याही, चप्पल और थप्पड़ों का भी झोंका लगा है। जनबल को धनबल और बाहुबल से खरीदने और बेचने की कोशिशें एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ नेता, नीति और नियत की भी चर्चा जोरों पर है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली, पानी और सड़क जैसे शाश्वत किस्म के मुद्दे। नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयललिता की दावेदारी, केजरीवाल की चाल सबसे जुदा है। उनके रास्ते और इरादे भी अपने हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, देश की गद्दी हथियाना। सामने नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश के मौके और दस्तूर के लिहाज से भी ठीक है, इसलिए नरेंद्र मोदी सबके निशाने पर हैं। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी, सोनिया गांधी के भाषणों में मोदी, केजरीवाल के सवालों में मोदी, नीतीश कुमार के तीर के निशाने पर मोदी, लालू की लालटेन मोदी को ही खोज रही है, वामपंथियों की हंसिया मोदी के खिलाफ ही लहर रही है, मुलायम सिंह की साइकिल भी मोदी से आगे निकलने की होड़ में है, मायावती का हाथी चुनावी मैदान में कमल को कुचलने को बेताब है। मतलब नेता अनेक लेकिन निशाना एक, और वो निशाना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोली की गोलियां भी ताबड़तोड़ दागी जा रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कम नहीं है। केसरिया खेमा भी बोली की गोली दागने में किसी से पीछे नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को नरेंद्र मोदी पागल नजर आने लगे हैं। कल तक पवार को नरेंद्र मोदी पर भले ही गुजरात दंगों का दाग नहीं दिखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब किसानों की आत्महत्या के लिए पवार को जिम्मेदार ठहराया, तो शरद पवार ने पलटकर नरेंद्र मोदी को पागल करार दे दिया। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने बोटी बोटी काटने की धमकी दे डाली, तो मुरादाबाद के बीएसपी उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन, हैवान और दरिंदा तक कह डाला। गुजरात में सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहकर अपनी बाजी हारी, लेकिन 2014 में कांग्रेस के नेता उनके उस पुराने विवादित बयान को सही ठहराने में जुट गए। अरविंद केजरीवाल बेईमानों की लिस्ट बनाकर भले ही कानूनी दांवपेच में उलझ गए हों, लेकिन नरेंद्र मोदी पर बोली की गोली लगातार दाग रहे हैं।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को कुछ नहीं सूझा तो अपनी पार्टी पर ही बोली की गोली दागने लगे। साबिर अली को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि जल्द ही दाऊद भी बीजेपी में शामिल होगा। साबिर अली भटकल का दोस्त है। नकवी को इस गोलीबारी के बाद पार्टी ने उसकी क्लास लगाई और साबिर अली ने नोटिस थमा दिया। नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते घूम रहे हैं। 3 AK-47, AK एंटनी और AK-49 यानी अरविंद केजरीवाल वाला सुलगता हुआ डायलॉग बोलकर विवाद खड़ा कर चुके हैं। चुनाव खत्म होने में अभी कई सप्ताह बाकी हैं, तब तक बोली की गोली की रफ्तार और तेज होगी। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। मनोज जी, सवाल ये उठता है कि सारी पार्टियों की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सबके निशाने पर एक ही शख्स है, नरेंद्र मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से आज से सर्वे आ रहे हैं और जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि सबसे लोकप्रिय नेता इस समय नरेंद्र मोदी हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सब में लगभग 50-55% लोग मानते हैं कि मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और जब आपके सामने ऐसा प्रतिद्वंदी हो तो जाहिर तौर पर जितनी गैर भाजपा पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर रख रही हैं। जो बोली और गोली की हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं, दरअसल राजनीति में ये बोली की जो गोली होती है ये बड़ा अपना असर दिखाती है। देखिए, पिछले गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था और उसी मौत के सौदागर के शब्द का इस्तेमाल कर उसी सोनिया गांधी के बोले हुए शब्द का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी ने उसे गुजरात विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो ये जो गोली की बोली होती है या बोली की जो गोली होती है ये दोनों तरफ से सूट करती है। जो लोग मोदी पे निशाना साध रहे हैं, दरअसल उनका एजेंडा उस वोट को लामबंद करना है जो गैर भाजपा वोट है, जो मोदी को रोकना चाहता है, जो खासतौर से अल्पसंख्यक हैं, उनको ध्यान में रखकर इस प्रकार की बोली के जरिए जो राजनीतिक गोली चली जा रही है उसका निशाना यही है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी विरोधी जो मत हैं उसको अपने पक्ष में लामबंद किया जाए। यही वजह है, चाहे सपा प्रमुख हो वो सवाल उठाते हैं कि गुजरात में जो दंगे हुए उसको मुद्दा बनाते हैं, नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि विकास के लिए 56 इंच की छाती चाहिए विकास करने के लिए, वो भी सवाल दागते हैं, वो भी मुद्दा उठाते हैं। इसी प्रकार राहुल गांधी निशाना साधते हैं नरेंद्र मोदी पर, तो नरेंद्र मोदी भी उन्हें शहजादे कह के पुकारते हैं। दरअसल शहजादे वो इसलिए कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो एक वंशवाद को उभारना चाहते हैं कि ये खास परिवार है। लेकिन वंशवाद तो बीजेपी में भी है, उसमें भी लगातार हो रहा है, उसमें भी कई शहजादे हैं, इसमें तो एक शहजादे हैं, बीजेपी में तो कई शहजादे। देखिए, सबसे बड़ा शहजादा चूंकि इस समय 10 जनपद को राहुल गांधी को माना जा रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी उनका नाम नहीं लेते हैं, वो शहजादे कहते हैं। और शहजादे कह के वो शब्द उभारते हैं कि देखिए ये खास एक परिवार से आया हुआ व्यक्ति है जो हमारे मुकाबले में खड़ा है, जो देश का पीएम बनना चाहता है, और मैं एक चाय वाला हूं, मैं जमीन से उठ के ऊपर तक आया हूं। तो वो शहजादे और चाय वाले का मुकाबला दिखाना चाहते हैं। इसलिए दोनों तरफ से बोली की गोली जो चल रही है राजनीतिक, उसका मकसद। लेकिन मनोज जी, आपने देखा हो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं जिस तरह से, लेकिन वो उस चीज को मुद्दा बना लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी। देखिए, राजनीति की यही कला होती है कि आपके विरोधी ने जो दांव चला उसको आप कैसे मुद्दा बनाते हैं। अब शरद पवार जी ने उनको कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अब नरेंद्र मोदी इसी को मुद्दा बना रहे हैं। इसी प्रकार मुख्तार अब्बास नकवी ने जो ट्वीट किया कि भटकल का दोस्त बीजेपी में और अब दाऊद भी आने वाला है, ठीक है, उसे साबिर अली ने मुद्दा बना लिया। आज वो उसी को मुद्दा बना के नकवी के घर के बाहर उनकी पत्नी धरने पर बैठ गई। तो इस प्रकार राजनीति में जो बोली की राजनीतिक गोली चली जाती है उसको भी विरोधी और प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मुद्दा बनाते हैं। लेकिन मनोज जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपत्तिजनक बयान है या ये बोली की जो गोली है, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी खतरनाक हो जाती है। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा कि अब दाऊद आएंगे, इसके अलावा जो इमरान मसूद ने कहा, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी। देखिए, राजनीति में खैर बोली की जो राजनीतिक गोली चली जाती है उसका हमेशा से अपना महत्व रहा है। लेकिन हम देखें भारतीय राजनीति में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों या जयप्रकाश नारायण जी हुए हों या विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हो, या इस प्रकार के अगर 90 से पहले के हम राजनेता देखें, वो एक संयमित भाषा में
बोली का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करते थे तो उसमें भाषा का, एक मर्यादा का, एक राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखा जाता था। लेकिन 90 के दशक के बाद से देश की राजनीति बदली तो एक प्रकार से बोली की जो राजनीतिक गोली है वो भी अभद्र भाषा का रूप लेती चली गई। अब कोई किसी को पागल कह दे रहा है, कोई किसी को हत्यारा कह देता है, कोई किसी को कुछ कह दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर किसी भी तरह से अपने राजनीतिक वोट बैंक को साधो। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को कोई हत्यारा कह रहा है, कोई उनको कह रहा है वोटी वोटी कर दी जाएगी। किस प्रकार से अपने वोट बैंक को लामबंद किया जाए, ये दोनों तरफ से ऐसा देखने को मिल रहा है। जी मनोज, अगर हम इतिहास के पन्नों को लौटें और देखें, चुनाव प्रचार की तरफ हम ध्यान दें, तो लगातार पिछले चुनाव में अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, विरोधियों पर इस तरह से निशाना नहीं साधा जाता था। लेकिन अब लगातार जैसे आगे वक्त जाता जा रहा है, भाषा बदलती जा रही है, आपत्तिजनक लगातार होती जा रही है, इसकी ये क्या वजह है? देखिए, अब मुद्दों से लोग ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के शब्द चलते हैं, तीर, इस तरह की बोली बोली जाती है जब मुद्दे नहीं होते हैं। अब माइनॉरिटी को लामबंद करना है, बहुसंख्यक और माइनॉरिटी को आमने सामने खड़ा करना है, तो किस प्रकार ऐसी, सहारनपुर में जो इमरान मसूद साहब ने करा वो क्या था? वो कह रहा पुराना वीडियो है लेकिन बोटी बोटी कर देंगे। जिस प्रकार वरुण गांधी ने पीलीभीत में पिछले चुनाव में दिया था और उसका फायदा भी मिला, और उसका फायदा उनको मिला कि हाथ काट देंगे, वो काट देंगे, और नेता बहुत जल्दी इन बयानों से पलट जाते हैं। जी, तो क्या जिस तरह से अब उन्होंने देखा कि यूपी में वरुण गांधी को लाभ मिला, क्या उसका फायदा उठाने के लिए अब ये मसूद ने इस तरह का बयान दिया? तो क्या इनको ये दिख रहा है कि लगातार इस तरह के फायदे हो रहे हैं कि जीत हमें मिल जाएगी, इसीलिए क्या इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, वोटरों को पाने के लिए, इमोशनल करने के लिए? हाँ, देखिए, राजनीतिक फायदा कहीं ना कहीं इसके पीछे छुपा होता है, इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जब चुनाव का वक्त आता है, जब चुनावी प्रचार होता है, तब कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और ये बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या चुनाव आयोग इससे सख्ती से नहीं निपटता? क्या एक ये भी वजह है? इस पर भी चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 14 का चक्रव्यूह में आज हम बात कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार का जब वक्त आता है तो नेता लोग अपनी मर्यादा आखिर क्यों भूल जाते हैं और चुनाव के वक्त आपत्तिजनक बयान क्यों देते हैं। तो मनोज जी, क्या वजह है? क्या जाति के नाम पर प्रचार किया जाता है, वर्ग के नाम पर प्रचार किया जाता है, धर्म के नाम पर किया जाता है? क्या एक ये भी वजह है कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है नीचा दिखाने के लिए, दूसरी जाति को इमोशनल करने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही आसिफ आप कह रहे हैं। जाति और धर्म की जो राजनीति केंद्रित हो जाती है तब इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार की बोली सुनने को मिलती है, जिसे हम असंसदीय बोली कहते हैं या असंसदीय भाषा कहते हैं। इसका संसदीय लोकतंत्र में स्थान नहीं होता, लेकिन जाति और वर्ग और धर्म को प्रभावित करने के लिए, उनके वोटरों को लामबंद करने के लिए इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल राजनेता कहीं ना कहीं करने लगे हैं और जमकर अब कर रहे हैं। आप देखिए, जब बसपा की चुनाव होता है तो उसमें एक समय खूब नारा लगता था कि तलक तराजू और तलवार डैश डैश, एक नारा खूब चला। उसके आगे मैं नहीं बोल सकता, मेरी अपनी सीमा है, मेरी अपनी मर्यादा है। दूसरी ओर अगर आप देखिए, जो इमरान मसूद साहब ने कहा कि बोटी बोटी वाला जो उन्होंने बयान दिया, जो पुराना वो बयान अपना कह रहे हैं। इसी प्रकार हमने पीलीभीत में देखा था बयान, जब वरुण गांधी ने एक बयान दिया था और जिस पर काफी विवाद हुआ था। तो ये राजनेता जो होते हैं कहीं ना कहीं अपनी जाति और धर्म से जुड़े जो राजनीति होती है उसको लामबंद करने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब जनता जाति और धर्म के बारे में नहीं अलग हटकर सोचेगी और एक विकास के मुद्दे पर या मुद्दों पर जाकर वोट देगी, तब शायद राजनेताओं को भी यह महसूस होगा कि इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। और मनोज जी, मैं बता दूं कि दिल्ली में कपिल सिब्बल ने अभी बयान दिया था कि जो मुस्लिम युवकों को पकड़ा जा रहा है, बेकसूर युवकों को पकड़ा जा रहा है, उनके ये गलत है, उनके खिलाफ जो केस लड़ेंगे वो उनका बेटा लड़ेगा। ये प्रभावित करने के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये हो रही है कि जब हम पहले की 2 दशक पहले की राजनीति देखते हैं तब मुसलमान या हिंदू जैसे शब्द खुलकर नहीं प्रयोग किए जाते थे, बचा जाता था ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। लेकिन जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, हम परिपक्व होते जा रहे हैं। लेकिन दुख के साथ और चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार की भाषा जो जाति और धर्म को सीधे सीधे संबोधित करती है, राजनेता उसका सीधे सीधे प्रयोग कर रहे हैं। यह देश के लोकतंत्र के लिए और राजनीति के लिए कम से कम शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। धर्म और जाति से प्रभावित राजनीति कभी भी समाज और देश के विकास में योगदान नहीं दे सकती है। बिल्कुल मनोज जी, क्या एक यह भी वजह है कि चुनावी माहौल तो बनाया जाता है, लेकिन जब इस तरह का बयान देते हैं उम्मीदवार, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? क्या एक ये भी वजह है? देखिए, राजनेता और राजनीतिक दलों का अपना एक लक्ष्य टारगेट होता है, किस प्रकार से मतों को साधा जाए। अगर उन्हें लगता है कि इस बोली से उनको नुकसान हो रहा है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। जब उन्हें लगता है नहीं, कोई नफा नुकसान नहीं है, तो उसको साध भी लेते हैं। जैसे अभी हमने सहारनपुर में देखा, इमरान मसूद साहब के उसमें जब उन्होंने कहा कि बोटी बोटी वाला जो बयान उनका आया, उसमें राहुल गांधी ने उनके बयान से खुद को, कांग्रेस पार्टी को तो अलग किया, लेकिन वो उनके जाके वहां पर उनका समर्थन भी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। तो राजनीतिक दल जो हैं वो अपने वोटों को ध्यान में रखकर, वोटों को लामबंद करने के हिसाब से ही अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो बोली है, अपनी जो शैली है, उसे तय करते हैं। जी, लेकिन मनोज जी, एक बात यहाँ की जनता को समझना चाहिए। अगर जो राजनीतिक दल हैं, सियासी दल हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं, जनता को इस बात को समझना चाहिए कि वर्ग के नाम पर या धर्म के नाम पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो उनको प्रभावित नहीं होना चाहिए, सिर्फ विकास से मानना चाहिए। अब आप बताइए, जैसे शरद पवार ने आज बयान दिया कि मोदी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इससे किसको वो फायदा होना? क्या जनता को फायदा होना? जनता के मुद्दे क्या है? महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास, ये सब मुद्दे हैं जनता के। जनता का मुद्दा ये नहीं है कि कौन पागल है, कौन पागल नहीं है। लेकिन राजनेता दरअसल इस प्रकार की शब्दावली बोलकर शायद खुद को, विरोधियों के टारगेट से खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं। जी, और ये वही शरद पवार हैं जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को सेकुलर कह रहे थे और गुजरात के दंगों को लेकर वो कह रहे थे कि क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने। तो अब उनके ऊपर, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो अपनी राजनीतिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी बोली और अपनी शैली बदलते हैं और उसी हिसाब से अपनी राजनीतिक बोली से गोली चलाते हैं। अब जनता को उस गोली को समझना चाहिए कि गोली कहां चलाई जा रही है और क्यों चलाई जा रही है। लेकिन एक चीज है मनोज जी, जनता मासूम है और पार्टी जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, तो तीसरी तरफ चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग सख्ती से नहीं निपट रहा है, इसका मतलब ये तीसरी चीज भी है। आसिफ भी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जनता मासूम है। जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग की अपनी एक सीमा है। वो ऐसे बयान जो उम्मीदवार देते हैं उन्हें नोटिस देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहते हैं,
पुलिस भी मामला दर्ज करती है, इमरान मसूद के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ, पहले वरुण गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हद यह हो गई है कि राजनीतिक दलों को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क बस इतना पड़ना चाहिए, उनको यह चाहिए कि कैसे उनको वोट मिले, उसके लिए वो कोई भी बोली बोलने को अब तैयार है। लेकिन मैं बताऊं आपको मनोज जी, मैंने एक सर्वे में पढ़ा है कि चुनाव आयोग मामला दर्ज करवा देता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और चुनाव के बाद वो केस कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो नेताओं को पता है कि कहीं से उनकी मुश्किल खड़ी होने वाली नहीं है, ना पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा है या फिर उनके खिलाफ केस दर्ज करवा रहा है वो भी दब जाएंगे। ये वजह भी है, चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए मनोज जी। आसिफ, चुनाव आयोग की अपनी एक सीमा है, बाद में क्या होता है मामला कोर्ट में जाता है जी, वहां जाके नेता पलट जाते हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था या किसी और संदर्भ में कहा था, या फिर बात मीडिया पे डाल देते हैं कि मीडिया ने उसे गलत ढंग से दिखाया। तो उनके पास बचने के भी कई रास्ते होते हैं नेताओं के पास, इसलिए वो बोलते हैं, अपना राजनीतिक लक्ष्य जो है उसे हासिल करते हैं, और यदि उस पर विवाद होता है या कानूनी घेराबंदी होती है तो उससे बच निकलने के लिए भी वो एक रास्ता खुला रखते हैं। इसलिए नेताओं की जो बोली होती है वो शुद्ध रूप से एक राजनीतिक बोली होती है जिसके अपने निशाने होते हैं। ये जनता को समझना होगा कि ये बोली की जो गोली चला रहे हैं नेता, ये कहां चला रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है। लेकिन अगर हम देखें मनोज जी, हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो ग्रामीण इलाके के नेता हैं या छोटे नेता हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। अगर आप देखिए बयानों पर गौर कीजिए तो पार्टी के अध्यक्ष हो, वरिष्ठ नेता हो, वरिष्ठ मंत्री हो, कई साल का जिनका करियर हो, पुराने नेता हो, वो भी इस तरह का बयान देखिए। भारतीय राजनीति में दो तीन आप इस तरह के नेता देख सकते हैं। वैसे तमाम नेता इस देश में हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपनी बोली से ही लोगों के दिलों पर राज किया, एक जगह बनाई। इसी प्रकार जेपी ने अपनी बोली, अपनी शैली से जगह बनाई, लोगों को आंदोलित किया। जरूरी नहीं है कि आप गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करके ही लोगों का दिल जीत सकते हैं। गाली गलौज की भाषा का कोई स्थान नहीं होता राजनीति में, और जनता भी इसे पसंद नहीं करती है। नेता सोच सकते हैं उनको तात्कालिक फायदा हो सकता है, एक आध सीट का फायदा किसी पार्टी को हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जनता ऐसी अभद्र भाषा का, असंसदीय भाषा का समर्थन नहीं करती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दिए जाते हैं जनता को प्रभावित करने के लिए, इमोशनल करने के लिए, लेकिन जनता सब जानती है। मनोज वर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए क्योंकि बयान दिए जाते हैं, चुनाव आयोग सख्ती से नहीं निपटता है, कई और भी वजह है। लेकिन अब देखना यह है कि 2014 में जो चुनाव है उसमें जो आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, पार्टियों को कितना नुकसान होगा इन बयानों से और कितना फायदा होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।